हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी क्लास 10th के लिए। और आज हम लेके हैं क्लास 10th का जो टेस्ट नंबर 14 है, जो कि आज 5/11/2023 को आयोजित हुआ है। इसका सॉल्यूशन, यह टेस्ट 30 नंबर का है। और यह टेस्ट जो है क्लास 10th के लिए स्पेशल अभिकल्प क्लासेज। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप भी क्लास 10th और 12th के सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 10th के लिए मॉर्निंग बैच 8 बजे का है। यह एड्रेस है आपके सामने। और इवनिंग बैच 6 बजे का है। इसका एड्रेस यहाँ का है। दोनों अलग अलग एड्रेस पर है। एक हॉल नंबर 31 में है जो टाइम स्कूल के अंदर है, और एक हॉल नंबर 6 में है जो नज़दीक वाल्मीकि चौक के पास है। और आज इसका ये जो टेस्ट रहा था, टेस्ट नंबर 14, 14 नंबर टेस्ट नंबर 14। अभी तक 13 टेस्ट हो चुके हैं और लगातार कंटिन्यू हर संडे को टेस्ट होता है। तो आज के टेस्ट का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। और एड्रेस ये है, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, व्हाट्सअप नंबर। चलिए, प्रश्न था, सब पेपर था, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का है। पहला प्रश्न देखिए, फर्स्ट प्रश्न, औसत आय को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रीय आय, सेकंड ऑप्शन सकल राष्ट्रीय आय, थर्ड ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय, और चौथा सकल राष्ट्रीय आय। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, जो सही आंसर होगा, एक सेकेंड, यह होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। क्योंकि जो औसत आय होते, औसत आय वो प्रति व्यक्ति आय की तरह ही है। क्योंकि हम किसी चीज़ का औसत अगर निकालते हैं ना, औसत, तो औसत का सूत्र होता है योग बटा में, यानी राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। किसी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो प्रति व्यक्ति आय भी ऐसे निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय भी ऐसे ही निकाली जाती है। कैसे? राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। कुल जनसंख्या, यानी कुल संख्या से भाग दिया जाता है कुल जनसंख्या। हाँ जी, ये प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय। तो एक तरीके से प्रति व्यक्ति आय भी एक औसत के जैसे ही निकाला जाता है। यानी राष्ट्रीय आय में अगर कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। तो औसत भी तो ऐसे निकालते हैं, योग कुल आय। ठीक है, कुल आय में कुल संख्या का भाग दे देते हैं। तो याद रखिएगा कि जो फर्स्ट प्रश्न था उसका जो आंसर होगा, उसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय को हम क्या बोल सकते हैं? औसत आय बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आगे से कभी प्रश्न आए औसत आय का आय या प्रति व्यक्ति आय का आय सेम ही होगा। सेकंड प्रश्न, निम्न में से गैर नवीकरणीय संसाधन है। देखिए, पहले समझिए नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय होते क्या हैं। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय को हम बोल देते हैं गैर परंपरागत। तो ये वाले पता है साधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय गैर परंपरागत साधन कौन से होते हैं? जैसे सपोज करो, जैसे पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा। तो क्या हम इसको दो नया बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, तो नवीकरणीय है। लेकिन जैसे कोयला बोलूँ, तो कोयला तो खत्म होने वाला है ना, तो ये गैर नवीकरणीय, ये नवीकरणीय नहीं है, ये गैर नवीकरणीय है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा कैसी है? नवीकरणीय बोल दो या परंपरागत, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। अब इसका अपोजिट, नवीकरणीय का अपोजिट होता है गैर नवीकरणीय, या फिर इसको बोल सकते हैं अनवीकरणीय, और या फिर इसको बोल सकते हैं परंपरागत। तो देखो, मैंने कोई चीज़ लिखी, जैसे लिखा जल लिखा है, तो जल किस श्रेणी में आएगा? तो जल कभी खत्म नहीं होगा, जल को बनाया जा सकता है। तो जल नवीकरणीय में आएगा। जल किस में आएगा? नवीकरणीय में। तो गैर नवीकरणीय में नहीं आएगा जल। गैर नवीकरणीय में जैसे ऊपर कोयला लिखा था, जैसे मैं पेट्रोल लिखूँ, तो पेट्रोल एक आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो ये, सॉरी, इसको काटना नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो ये पेट्रोल जो है गैर नवीकरणीय है, इसको नया नहीं बना सकते। इसको ये नवीकरणीय नया नहीं बना सकते, ये परंपरागत है, पुराना चल रहा है। और पेट्रोल इसमें नहीं आएगा, नवीकरणीय में पेट्रोल नहीं आएगा, क्योंकि पेट्रोल एक दिन खत्म होगा। तो ये नया नहीं बना सकते, नवीकरणीय नहीं हो सकता। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं।
हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन प्रश्न था निम्न में से गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय का मतलब है जो नया नहीं बना सकते। तो देखो कच्चा तेल, कच्चा तेल आंसर यही होगा, कच्चा तेल, क्योंकि नया नहीं बना सकते। भूमिगत जल कभी खत्म नहीं होगा, नया आता रहेगा। वन, आप वृक्ष उगा दो, जितने वृक्ष लगाओगे तो वन बना सकते हो, खत्म नहीं होंगे कभी भी। वृक्ष नवीकरणीय है, भूमिगत जल नवीकरणीय है, उपवृक्ष भी तो ही नहीं सकता। और ये जो दिया हुआ ना कच्चा तेल, यही आंसर होगा, क्योंकि कच्चा तेल गैर नवीकरणीय संसाधन है। कच्चे तेल को हम नया नहीं बना सकते। कच्चा तेल गैर नवीकरणीय को बोल सकते हैं परंपरागत, परंपरागत स्रोत है ये, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न हो गए। अगला देखो, यानी दोनों के आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट वाला औसत आय का तो आंसर था सी, प्रति व्यक्ति आय। और निम्न में से गैर नवीकरणीय संसाधन, इसका आंसर होगा ए, कच्चा तेल। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, तो आपका ध्यान रखना। आर्थिक विकास क्या है, इसको लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसको लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करो, इसको लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, तो 3 नंबर हो जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को परिभाषित करो। और सवाल प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2022 था। इसलिए पिछली बार जो मॉडल पेपर था ना उसके अंदर आया था, पेपर में नहीं, मॉडल पेपर में। तो देखो सबसे पहले आर्थिक विकास क्या है, छोटा प्रश्न लिखना है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का अभिप्राय लोगों के जीवन के बेहतर बनाना है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। सपोज करो पहले लोगों का जीवन अच्छा नहीं था, किसी परिवार का जीवन मान लो थोड़ा सा डाउन था, नॉर्मल था, और अब अचानक से उसके परिवार के ग्रोथ आ जी, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगी, तो आप कह सकते हो भी आर्थिक विकास हुआ है उनका। आर्थिक विकास का अभिप्राय लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है, लोगों के जीवन को क्या बनाना है, बेहतर बनाना है, आर्थिक विकास, ठीक है। तो छोटा प्रश्न लिखना था, एक एक लाइन लिख दी चलेगा। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करते हैं या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखो ये मैंने यहाँ लिखा था राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या आता है, प्रति व्यक्ति आय आता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय को एक बार फिर से देख लो, राष्ट्रीय आय को प्रति व्यक्ति आय निकालना है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दो तो क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। अगला देखो राष्ट्रीय आय क्या है, एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मान लो कोई देश है, जैसे भारत है, भारत है, एक सेकंड, देखिए ये अपने भारत का नक्शा मान लिया। अब सपोज करो भारत के अंदर अंदर जैसे एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष पता है, एक लेखा वर्ष की बात हो रही है। लेखा वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। नॉर्मली वर्ष तो होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, पर एक लेखा वर्ष जो होता है ना, लेखा वर्ष ये होता है। तो इस दौरान हमारे देश में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन की गई। मान लो वस्तुएं जैसे मैंने एक मोबाइल बनाया, सेवाएं जैसे मैंने एक नौकरी दी कोई बैंक में, तो इनका जो अंतिम मूल्य है ना उस लेखा वर्ष में, वही जो अंतिम मूल्य है वह राष्ट्रीय आय कहलाएगा। सेवा, सेवा का मतलब जॉब, और जैसे डॉक्टर की जॉब होती है, मास्टर की या अध्यापक की भी जॉब होती है, बैंक वालों की जॉब होती है। तो किसी एक देश में उत्पादित सेवाओं और जो वस्तुएं हैं, जो फैक्ट्रियों से वस्तुएं बनी है, उनका जो बाजार मूल्य है का योग है ना, अंतिम उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ट्रांसलेट इन हिंदी। हाँ भी देखिए अपना क्या दिया, फर्स्ट दिया कर्टन, क्या दिया हुआ है, कर्टन दिया हुआ है, कर्टन बोल दो, कर्टन बोल दो। तो इसका मतलब होता है पर्दा, पर्दा, कर्टन मतलब पर्दा, हाँ जी पर्दा। और नेक्स्ट दिया हुआ है हेमलॉक। हेमलॉक क्या होता है देखिए, हेमलॉक, हेमलॉक एक विशेला वृक्ष है, विशेला वृक्ष है। हेमलॉक क्या है, एक विशेला वृक्ष है। कर्टन, कर्टन का मतलब समझ गए, पर्दा कोई ढकने वाली वस्तु कोई भी हो। और हेमलॉक एक ट्री होता है, एक जहरीला या विशेला वृक्ष होता है,
और इसके ना छोटे छोटे फूल निकलते हैं, कैसे, वाइट फूल निकलते हैं, पुष्प कैसे निकलते हैं, सफ़ेद पुष्प निकलते हैं। और फ्लैप, फ्लैप अगर आपने लेसन पढ़ा था ट्रिकी वाला, तो ट्रिकी अपने कानों को ना फड़फड़ाता है, तो फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ाना, फ्लैप करना। जैसे दुम हिलाते हैं लेकिन कान क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं, जैसे पंख फड़फड़ाते हैं ना पक्षी, वैसे ही फड़फड़ाना होता है इसका अर्थ फ्लैप का। हेमलॉक ट्री है, कर्टन आपको पता ही है, एक पर्दा है, आपने वो किसान वाला लंच वाला पढ़ा था कि उसकी फसल ऐसे लिपट गई थी बरसात के अंदर ज़्यादा, जैसे मानो पर्दे में लिपटी हो। चलिए, आपने अगर देखा है तो आपको पर्सन, अगर लेसन अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द व्यूज ऑफ मिसेज पेम्फ्रे अबाउट ट्रिकी हेल्थ, यानी ट्रिकी की हेल्थ को लेकर वो जो श्रीमती पेम्फ्रे का दृष्टिकोण था, व्यूज था, वो बताना है। राइट द व्यूज ऑफ मिसेज पेम्फ्रे अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी के हेल्थ को, स्वास्थ्य के बारे में जो दृष्टिकोण था किसका, श्रीमती पेम्फ्रे का, वो क्या था, वो लिखना है। और प्रश्न के एंड में मैंने लिखा है, देखो गौर करो, अबाउट 80 वर्ड्स, यानी आपको उत्तर देना है ना लगभग 80 शब्दों में देना है। चलिए देते हैं उत्तर। हाँ भाई, मिसेज पेम्फ्रे वाज वेरी सीरियस अबाउट ट्रिकी हेल्थ, श्रीमती पेम्फ्रे ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में बहुत गंभीर थी। सी कंसल्टेड अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। सी कंसल्टेड मिस्टर हैरियट अबाउट हिज इल हेल्थ, उसने उसके बुरे स्वास्थ्य के बारे में श्री हैरियट से परामर्श किया था। शी टोल्ड दैट, उसने कहा कि ट्रिकी वाज लिस्टलेस, ट्रिकी निरुत्साहित हो गया था। एंड, और सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। सी थॉट, उसने सोचा, दैट की देखिए, सी थॉट, उसने सोचा, दैट की, उसने सोचा कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वह पीड़ित था, सफरिंग का मतलब पीड़ित था, फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वह कुपोषण से, मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण से पीड़ित था। शी वॉज गिविंग ट्रिकी सम एक्स्ट्रा फूड, वह ट्रिकी को अतिरिक्त भोजन, सम माल्ट क्या होता है, कुछ माल्ट यानी जो होता है अभी जो, एंड कोड लीवर का ऑयल होता है अभी, कोड लीवर ऑयल, ठीक है, कोड लीवर ऑयल दे रही थी उसको। बिकॉज, क्यों दे रही थी, क्योंकि ही सिम्ड, यानी उसे लग रहा था, क्योंकि लग रहा था उसे, क्या लग रहा था, सो वीक, उसे बहुत कमज़ोर लग रहा था। ट्रिकी वॉज वोमिटिंग उल्टियाँ होती है, ट्रिकी उल्टियाँ कर रहा था। सी थॉट ऑफ हॉस्पिटलाइजिंग, यानी उसको अस्पताल में भर्ती करवाने का सोचा उसने। सी यानी उसने, ठीक है भी। ट्रिकी यानी ट्रिकी को हॉस्पिटलाइजिंग, ट्रिकी को क्या करने का सोचा उसने, हॉस्पिटलाइज कराने का सोचा, बस अस्पताल में भर्ती का कराने का सोचा। एंड यानी और मिस्टर हैरियट, एंड रिक्वेस्टेड, किसे रिक्वेस्ट की, और उसने हैरियट से क्या किया, एक तरीके से मतलब रिक्वेस्ट की, मिस्टर हैरियट टू ट्रीट हिम इन द बेस्ट वे पॉसिबल, यानी उसने क्या रिक्वेस्ट की, उसका सर्वोत्तम तरीके से इलाज करने के लिए प्रार्थना की या रिक्वेस्ट की, किससे रिक्वेस्ट की, मिस्टर हैरियट से। यहाँ हैरियट डॉक्टर है पशुओं का, और पेम्फ्रे मालकिन है उस डॉग की, और ट्रिकी डॉग है थोड़ा बीमार हो चुका है। ये अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी तो आपको पता लगेगा। देखिए भी, ये प्रश्न हो गया अपना कौन सा, राइट द व्यू ऑफ मिसेज पेम्फ्रे का व्यू जान लिया कि पेम्फ्रे उसको लेके, ट्रिकी को लेके क्या उसके विचार थे, हमने जान लिया। नेक्स्ट जो प्रश्न जानते हैं, व्हाट इज द मेन थीम, मुख्य थीम क्या थी, ऑफ द
पोइम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो पोइम पढ़ाई आपको, उसकी मुख्य थीम पूछिए। अबाउट 20 वर्ड छोटा पर्सन है, अबाउट 20 वर्ड मतलब छोटा पर्सन लिखना है। देखो यहाँ दिख रहा होगा ये पर्सन, देखो क्या है। व्हाट इज द मेन थीम, मुख्य विषय वस्तु थीम ऑफ द पोइम, पोइम की कौन सी, डस्ट ऑफ स्नो वर्षा की धूल पोइम की कविता की मुख्य विषय वस्तु क्या थी। देखो भी आंसर, देयर आर सम सिंपल एक्शंस दैट लीव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन माइंड, कह रहा है कि कुछ सामान्य कार्य मानव के मन पर गहरा प्रभाव डाल देते हैं। जैसे आपने अगर ये डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी है ना, तो इसमें वो जो जो क्या होती है स्नो, जो पेड़ के ऊपर, ये हेमलॉक ट्री था एक, हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या जमी हुई थी, स्नो जमी हुई थी, तो उसके पत्ते दबे हुए थे। तो अचानक से एक कौवा फड़फड़ाता है और वो बर्फ़ गिर जाती है, बर्फ़ गिरती है, तो एक छोटा सा ऐसा एक्ट होता है। तो जो व्यक्ति इसके नीचे बैठा था, तो वो सोचता है कि जब ये बर्फ़ हटी है तो मेरे भी दुख हटेंगे एक दिन। तो एक छोटा सेक्शन है, आगे देखो क्या करे, आगे बोल रहे द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, भाई बर्फ़ की धूल, चेंजेस द पोइट्स मूड, यानी बर्फ़ की धूल का गिरना कवि के मन को बदल देता है। कि जब ये बेचारा पेड़ दबा हुआ था, इसकी पत्तियां दबी हुई थी, जब डस्ट ऑफ स्नो से ये यानी दुखों से ये पेड़ पीड़ित था, और अचानक कौवा फड़फड़ाया, दुख फड़फड़ाया, और ये जो डस्ट ऑफ स्नो उसके जो दुख था वो हट गया, अब ये पेड़ रिलीफ कर रहा था, मेरे भी दुख हट जाएंगे। तो जो इसके पेड़ के नीचे बैठा था कवि, जो पोइट बैठा था, उस वो भी दुख का कारण बैठा था। जब वो सोच रहा है कि जब उसका दुख दूर हो सकता है तो उसके भी किसी का भी हो सकता है। तो बर्फ़ की धूल कविता का जो मुख्य वस्तु यही थी, मुख्य विषय वस्तु थी कि कुछ सामान्य कार्य मानव के मन पर गहरा प्रभाव डाल देते हैं, और बर्फ़ की धूल का गिरना कवि के मन को क्या कर देता है, बदल देता है। चलिए, छोटा प्रश्न था 20, यहाँ लिखा हुआ है देख लो, ये लिखा हुआ 20 वर्ड्स, और ये बड़ा था 80 वर्ड्स। तो आपको गौर करना है कि छोटा प्रश्न लिखना है, बड़ा लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी ए फार्मर एंड स्नेक। चलो आपको ये पढ़ा देते हैं, स्टोरी पढ़ा देते हैं। हाँ भी, अच्छा इससे पहले एक पर्सन मिस कर गया अपने, 2 मिनट को। हाँ ये रहा थर्ड पर्सन, फोर्थ का थर्ड। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या आशा थी, लेंचो किसान है, उसको आशा थी कि उसकी फसल पक गई है, उसको बरसात की आशा थी, पर होता उल्टा ही है। चलिए, व्हाट डिड लेंचो होप, लेंचो को क्या आशा थी। चलिए भी लेंचो की आशा बता देते हैं आपको। लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक क्या था, किसान था, ये लिखा हुआ लेंचो एक किसान था। हिज फील्ड उसका खेत, ऑफ राइप कॉर्न, राइप मतलब पका हुआ कॉर्न फसल, वाज फुल ऑफ फ्लावर, फ्लावर से फुल थी, विच गेव हिम होप, उसे आशा दे रही थी, फॉर ए गुड हार्वेस्ट, उसे एक अच्छी पैदावार की आशा थी। अच्छा, आप इसका आंसर बारिश की भी आशा कर रहा था, लेकिन हार्वेस्ट एक अच्छी पैदावार होने की आशा थी। यहाँ पर ये लिखना, पक्की फसल का उसको खेत, पक्की फसल का उसका खेत फूलों से भरा था, और उसे एक अच्छी पैदावार होने की आशा देते थे। यानी आशा यहाँ पर थी कि इस बार एक अच्छी पैदावार होगी, लेकिन नहीं हुई क्योंकि बरसात की जगह ओले गिर गए थे। आगे क्या करें, द फील्ड नीड इरिगेशन, खेत को सिंचाई की आवश्यकता थी, इरिगेशन सिंचाई होता है। लेंचो होप्ड, लेंचो को आशा थी, ए डाउनपोर, हाँ लेंचो को एक भारी वर्षा, और एटलीस्ट ए शॉवर, कम से कम एक बौछार की आशा थी। मतलब लेंचो को 2-3 आशाएं थी। एक तो आशा थी कि इस बार मेरे को पैदावार अच्छी होगी, हार्वेस्ट गुड हार्वेस्ट होगी, ठीक है, एक तो ये आशा थी, ठीक है। क्यों आशा थी, क्योंकि खेत फ्लावर से भरा हुआ था, क्योंकि जब फ्लावर्स आ चुके थे तो समझ जाओ कि फसल पकी हुई है। दूसरी आशा थी कि इस बार एक अच्छी बारिश, क्योंकि फसल को सिंचाई की आवश्यकता थी, तो उस डाउन पावर मतलब एक भारी बरसात या एटलीस्ट ए शॉवर, यानी कम से कम एक हल्की फुल्की बौछार की उसको होप थी कि ऐसा होगा। लेकिन रियल में ये पढ़ते हो तो ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ हेलस्टोन्स आ जाते हैं, हेलस्टोन्स मतलब ओलावृष्टि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पर्सन, स्टोरी फार्मर एंड स्नेक। चलिए स्टोरी लिखते हैं, ए फार्मर एंड स्नेक क्या है। देयर वॉज ए फार्मर, एक किसान था, ही वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज फील्ड, फील्ड खेत होता है, वह अपने खेत से लौट रहा था। इट वॉज ए वेरी कोल्ड इवनिंग, ये बहुत ठंडी शाम थी। ही सा ए स्नेक ऑन द रोड, उसने सड़क पर एक सांप को देखा। इट वॉज अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गया था, सांप बेहोश था। ही टुक पीटी ऑन इट, उसने सांप पर दया की, पीटी का मतलब दया की, किसके ऊपर, सांप के ऊपर। चलो अब दया करता है, अब आगे क्या होगा। हाँ भी, ऑन द स्नेक, ही
पुट इट इनटू बास्केट, बास्केट वह कहाँ चला गया, उसने सांप को टोकरी में रखा। ही टुक इट होम, वह उसे घर पर ले आया। ही पुट इट नियर द फायर प्लेस, उसने इसके आग के पास रखा, मतलब ठंड से वो एक तरीके से बुरी हालत होगी इसकी, उसके पास रखा उसने आग के पास। द स्नेक वॉज वार्म, वह गर्म हो गया, मतलब स्नेक गर्म हो गया। इट रिकवर्ड वह ठीक हो गया। द फार्मर गेव मिल्क टू द स्नेक, किसान ने सांप को दूध दिया। इट स्टार्टेड मूविंग, वह रेंगने लगा, कौन, सांप। द फार्मर सन वाज प्लेइंग देयर, किसान का पुत्र वहाँ खेल रहा था। द स्नेक ट्राइड टू बाइट द चाइल्ड, सांप ने बच्चे को काटने की कोशिश की। द फार्मर सा इट, किसान ने इसे देखा। द फार्मर बिकॉज वेरी एंग्री, किसान को बहुत गुस्सा आया। ही ड्रोव इट अवे, उसने इसे दूर भगा दिया। मोरल क्या मिलता है, द विक्ड नेवर चेंज दियर नेचर, दुष्ट अपना स्वास्थ्य कभी नहीं बदलता। ठीक है भी, तो जो बुरे हैं ना तो वो बुरे रहेंगे, चाहे आप उनका कितना ही भला कर लो, अपना नेचर नहीं बदलते वो। ठीक है, चलो स्टोरी होगी, पढ़ लेना, कर लिया होगा आपने। हाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, साइंस शुरू हो जाती है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग करके सफ़ेदी करने, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम क्या है। अब आप बताओ भाई, हम सफ़ेदी किससे करते हैं। सपोज करो मार्केट गए, मार्केट से एक गट्टा लेके आए, कली का गट्टा, चुनने का गट्टा, जिसको बोलते हैं CaO, ये है X, कली का गट्टा लेके आए हैं, और इसको जब हमने बाल्टी या मटके में भिगो दिया तो भिगने के बाद बनता है कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, बनता है। तो इसका तो यूज करते हैं, ये सफ़ेदी है, इसका तो हम बाल्टी में डाल के दीवार पर रंग करते हैं, पर हम यूज किसका करके बनाए, ये तो बन गया, इसका यूज तो सफ़ेदी में हो रहा है, लेकिन ये किससे बना है, इससे बना है, ये पूछा था। किसी पदार्थ X के विलयन का, ये पदार्थ X है, इसका विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ये तो सफ़ेदी इसका तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका विलयन है कैल्शियम ऑक्साइड का। X का नाम लिखिए और उसका सूत्र लिखिए, ले सूत्र भी लिख दिया। चलो उत्तर दिखाता हूँ आपको। हाँ भाई, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। क्या होता है, X का नाम और उसका सूत्र लिखिए। तो X है कैल्शियम ऑक्साइड, समझ गए, वो गट्टा जो है कैल्शियम ऑक्साइड का लेके आते हैं अपने, और जिसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होते हैं। जब वो गट्टे को भिगो देते हैं तो वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बनता है, और इसे चूना या बिना बुझा चूना कहते हैं, बिना बुझा। इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और आगे प्रश्न भी और भी लिखा हुआ था, क्या लिखा था, प्रश्न लिखा था इसकी, क्या लिखो, जल के साथ तथा X की जल के साथ अभिक्रिया लिखो। तो जल के साथ अभिक्रिया लिखते हैं भाई, जल के साथ अभिक्रिया देखो, ये है CaO, इसको आप सॉलिड ले गए हो, ये चूने का गट्टा ले गए हो, और H2O पानी में भिगो दिया, दोनों अभिक्रिया बन करके बनता है कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना बनता है। ये बिना बुझा है, पानी डाल दिया बुझ गया, और इसी को ये सफ़ेदी करने का काम आता है, इसी को बाल्टी में डाल के आप रंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और विशिष्ट ऊष्मा निकलती है जब इसको मटके में भिगोते हैं ना, अब दिवाली के टाइम में देख लेना, मटकों में भिगोते हैं तो ये उबल रहा होता है, ये उबल के ये बनाता है, तो उबल रहा होता है, तो यानी ये ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, तो ये ऊष्मा शेप की अभिक्रिया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दो इसको, CaOH बोल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की डिवाइस है ना, CaOH की 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दो इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाँ भाई, अगला प्रश्न साइंस में क्या दिया हुआ है, साइंस का अगला प्रश्न दिया हुआ जी। हाँ भाई, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, सूत्र लिखिए इसका, ब्लीचिंग पाउडर का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सूत्र लिखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का पूछा है, ब्लीचिंग पाउडर पता है किसको कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर किसको कहते हैं, विरंजक चूर्ण को कहते हैं, विरंजक चूर्ण को। और विरंजक चूर्ण का आपको सूत्र पता है, क्या सूत्र है इसका, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का। और दूसरा पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखिए, याद करो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का
CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का याद करो। आप जिप्सम लेके आए हो, ट्राली भर के जिप्सम लेके आए हो, खेत में निकलती है, इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2O, ये होता है। और जब इसको गर्म कर देते हैं ना, इसको फैक्ट्री में ले जाते हैं, गर्म करते हैं, तो ये दो है भाप बन के उड़ जाता है, बाकी तो 1.5 तो गायब हो जाता है, पीछे रह जाता है सिर्फ हाफ। ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बनता है ये, जिसको आप POP बोलते हो ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये फैक्ट्री में बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये खेत में निकलता है CaSO4 डॉट 2H2O। चलिए अब गलती नहीं करेंगे आप। अच्छा, एक बार फिर ऐड कर देते हैं। हाँ भी, ये है हमारा कोचिंग सेंटर। अगर आप भी कक्षा 10 की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है आपका। मॉर्निंग बैच का टाइम देख लीजिए, एड्रेस देख लीजिए, और इवनिंग बैच का देख लीजिए। इसके अलावा 12th के बैच भी चल रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट्स के बैच आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ भी, अगला प्रश्न साइंस का है, एक अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। जंतु अपने शरीर के विषम परिस्थिति से लड़ने और भाग जाने के लिए किस प्रकार खुद के मतलब शरीर को तैयार करते हैं विषम परिस्थिति में। जंतु अपने शरीर को विषम परिस्थिति से लड़ने या भाग जाने के लिए किस प्रकार तैयार करते हैं। एक तो प्रश्न ये, दूसरा है एकल परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दोनों प्रश्न हम करते हैं, चलिए देखिए। हाँ भी, जंतु अपने शरीर को विषम परिस्थिति से लड़ने या भाग जाने के लिए किस प्रकार तैयार करते हैं, अपने आप को वो कैसे रेडी कर रखते हैं। तो देखिए, हाँ भी, जंतु जब विषम परिस्थिति में होते हैं तो अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करते हैं। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं, लड़ने के लिए या भाग जाना, जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सपोज करो अगर मान लो कोई 2 ऑक्स लड़ाई कर रहे हैं, 2 बैल लड़ाई कर रहे हैं, आपने देखा होगा, या तो वो भाग जाएगा कमज़ोर वाला, या उसकी लड़ाई करेगा, तो क्या चाहिए उसको, अत्यधिक ऊर्जा। ये सब ध्यान रखिएगा, अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। अनेक प्रकार के ऊतकों का उपयोग होता है, मतलब ये मसल्स का यूज होता है, तथा उसकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करती है। सारी चीज़ें मिलकर, क्योंकि भी ध्यान रखना पड़ता है, लड़ाई हो रही है तो किस तरह से वो लड़ते हैं। यद्यपि लड़ना या दौड़ना 2 एकांतर क्रियाएं हैं, एक दूसरे की बिल्कुल भिन्न क्रियाएं हैं, परंतु कुछ सामान्य तैयारियां दोनों के लिए ही की जाती है। यह एड्रिनल अधिवक्रीय, ध्यान रखना, ग्रंथि से स्रावित एड्रिनलिन हार्मोन द्वारा होता है। ये हमारे में भी होता है। अचानक मान लो सपोज करो, अचानक से बेल आ गया तो आप भागने की कोशिश करोगे, ये तो है नहीं कि उसके साथ लड़ाई हो सकता है कि बिल्कुल पास आ जाए, उसको सींग पकड़ने की कोशिश करो। तो ये होता कैसे है, एड्रिनल अधिवक्र ग्रंथि। देखो, ग्रंथियां स्रावित करती है किसको, हार्मोन को। तो कौन सी ग्रंथि, एड्रिनलिन। ये ग्रंथि जो दिख रही है ना, ये ग्रंथि, इसका नाम याद रखो, एड्रिनलिन ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि। ये ग्रंथि जो है किस हार्मोन का स्रावन करती है, एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन करती है। किस हार्मोन का स्रावन करती है, एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन करती है। हाँ जी, तो ये एड्रिनलिन ग्रंथि है और हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन। जब ये हार्मोन स्रावन होता है, अचानक क्यों हम एक्शन लेते हैं, या तो भाग जाते हैं या उससे लड़ने को तैयार होते हैं। एड्रिनलिन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है फटाफट। हृदय सहित ये लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। सीधा टारगेट, जैसे हाथों पर तक पहुंच जाता है, हाथ फिर अचानक लड़ने को तैयार हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। पेशियों को मिलेगा तो तभी तो ताकत आएगी, बॉडी, पेशियाँ। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। देखो, बाकी जगह रुधिर कम, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम, और पेशियों को अधिक, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। क्योंकि इन अंगों को छोटी धमनियों के कारण आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। ये रुधिर की दिशा कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी संकुचन के कारण श्वसन दर बढ़ जाती है, श्वसन तेजी से सांस लेते हैं, और ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। ये वो स्थिति होती है जब खतरनाक स्थिति की बात हो रही है, अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाए। ऐसा मनुष्य में भी होता है, जानवरों में भी होता है। तो आपको हार्मोन याद रखना है, कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन, और ग्रंथि कौन सी, एड्रिनलिन ग्रंथि बोल दो या अधिवक्र बोला जाता है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए अधिवक्र बोला जाता है, क्योंकि ये नाम मैच हो गया ना, एड्रिनलिन और एड्रिनल। तो एड्रिनल ग्रंथि को अधिवक्र लिखा जाता है और एड्रिनलिन हार्मोन उससे स्रावित होता है। आपको एक बात बताता हूँ, हार्मोन जो स्रावित होता है ना, हार्मोन, ये दिख रहा है हार्मोन, हार्मोन स्रावित होता है ग्रंथि से, ठीक है। तो ये
एड्रेनलिन हार्मोन को अपने वो समस्या का हार्मोन भी कहते हैं ना, समस्यात्मक दृष्टि में अपने को निजात दिलाने वाला। चलिए अगला प्रश्न और देखो, एकल परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो पहले तो इतना ही पढ़ लो। एकल परिसंचरण तंत्र, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, शरीर में एक चक्कर में केवल एक ही बार में रुधिर का हृदय में आना एकल परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मतलब शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार, मनुष्य में ज़्यादा बार आता है, ध्यान रखना, हृदय में आना एकल परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जैसे ये होता है, उदाहरण उसने आगे ये पूछा था, उदाहरण से समझिए। उदाहरण देखो, इस प्रकार का परिसंचरण मछलियों में पाया जाता है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, हमारे वाले में 4 होते हैं, ध्यान रखना, जिन्हें क्रम से आलिंद और नीलिया कहते हैं। हमारे में 2 आलिंद 2 नीलिया होते हैं, मछलियों में 1 आलिंद 1 नीलिया होता है, अर्थात 1 आलिंद और 1 नीलिया होता है। यहाँ से रुधिर क्लोमा में भेजा जाता है, जहाँ वह ऑक्सीजनित होता है और सीधा रुधिर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्कर में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है और हमारे वाले में ज़्यादा जाता है। तो एकल परिसंचरण होता है मछलियों में। और कहते किसे होते हैं? शरीर में एक चक्कर में केवल एक ही बार रुधिर का हृदय में आना एकल परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है जी। चलिए ये एकल परिसंचरण तंत्र हो गया। अभी एकल परिसंचरण तंत्र कितने % हो गया? ये हो चुके हैं आपके भी साइंस वाला हो गया। अब मैथ की शुरू हो जाते हैं। मैथ का प्रश्न, मैथ में पहले में 4 दिए हैं। कह रहा है कि ताश के कुल 52 पत्तों में लाल रंग का बादशाह आने की प्रयोगता। तो 52 पत्ते हैं, बादशाह कितने होते हैं? देखो ताश के अंदर होता क्या है, ताश में 52 पत्ते हैं, उनके अंदर एक चिड़ी का बादशाह, एक हुक्म का बादशाह, ये 2 काले बादशाह, और एक ईंट का बादशाह और एक पान का बादशाह, ये 2 लाल बादशाह। तो 2-2 होते हैं सभी। हमसे प्रश्न में क्या पूछा इसने? प्रश्न में पूछा है क्या कह रहा है कि कहाँ चला गया, ताश के कुल 52 पत्तों में से लाल रंग का बादशाह आने की प्रयोगता। तो भाई 4 बादशाहों में तो 2 लाल रंग के बादशाह होंगे, तो 2 लाल रंग के बादशाह होंगे, तो लाल रंग के बादशाह है 2, टोटल कितना है 52 में से। ऊपर लिखना, ये अनुकूल परिस्थितियाँ, ये कुल परिस्थितियाँ, कटिंग कर दो, 2 एकम 2 और कितना आएगा 2 दूनी 4 और 1 2 6 12 26, यह आंसर आएगा 1 बटा 26। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो अपने को पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है माध्यिका का सूत्र कब? वर्ग अंतराल में। एक बहुला का सूत्र वर्ग अंतराल में, और एक कल्पित माध्य से माध्य x बार ज्ञात करना। चलो इनका देखिए भी सूत्र। देखिए पहले सूत्र हम कर लेते हैं माध्यिका का। माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n बटा 2 माइनस सी और बटा में f गुणा में h। ठीक है जी। यहाँ अगर ब्रैकेट लगा दो तो भी सही है, गुणा लगा दिया मैंने तो भी चलेगा। और तीसरा बहुलक z का, तो L प्लस, यहाँ भी ब्रैकेट लगाना चाहो लगा सकते हो, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में क्या आएगा? h आएगा। ठीक है भी। और तीसरा अपने को कहा था कल्पित माध्य के दौरान x बाहर निकालो, तो a प्लस में सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, गुणा में h नहीं आएगा। d क्या है? x में से a को घटाया जाता है, और a क्या है? a को माना जाता है x में से। चलिए अब आगे सब देखिए और क्या दिया मैं। हाँ भी और सवाल क्या दिया मैं। चलिए 10वां प्रश्न, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या है आगे? ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य हैं, योग ज्ञात करना है। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का देखो कैसे करेंगे। हाँ भी अपने को दिया था ऐसे 40 धन पूर्णांकों का 40, तो अपने 40 दिया हुआ है ऐसे धन पूर्णांक। आप पेपर खोल लो, तो क्वेश्चन नंबर 10 का अपने फर्स्ट कर रहे हैं। तो 40 धन पूर्णांक मतलब पदों की संख्या फटाफट करवा रहा हूँ। पदों की संख्या n बराबर क्या होगा? 40। पदों की संख्या n बराबर क्या होगा? 40। योग ज्ञात करना है, योग होता है SN बराबर 40 ज्ञात करना है। n का मान 40, सॉरी ये ज्ञात करना है, 40 का है ये 40 नहीं, ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, S40 ज्ञात करना है। और AP है कि ये अपने को ज्ञात करनी है 40 किससे विभाजित है? 6 से विभाजित है। तो 6 का पढ़ा लिख दो, 6 का पढ़ा लिख दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, ये पढ़ा लिख दो। बड़ा अपने पास प्रथम पद क्या गया? प्रथम पद A बराबर में 6, सारवंतर D बराबर में कितना गया? 12 माइनस 6 बराबर 6, क्योंकि सारवंतर इसमें से घटा के इसको लिखते हैं। चलिए योग का सूत्र लगा देते हैं। योग का सूत्र क्या होता है? SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में
डी। तो एन की वैल्यू कितनी है 40, 40 बटा में 2, 2 ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एन 40 माइनस 1 और गुणा डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 6। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। कितना गया 20, 6 दूनी 12 प्लस 39 गुणा में कितना गया 6। तो गुणा करो 20 गुणा 12 प्लस 39 गुणा 6 होता है 200, कितना गया 6 × 54 234 होता है 234, 6 × 54 5 18 और 5 23, छोटा ब्रेक कर लेना इसको छोटा। चलिए 20 गुणा ये 234 और 12 कितना हो गया 246 और 246 का 2 से दुगुना कर दो कितना हो गया 6 दूनी 12 कितना हो गया 48 49 20 इतना आ गया कितना 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 और 2 3 4 1 0 4920 आंसर आ गया। चलिए ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 10th का पहला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th का दूसरा। किसी एपी का 17वां पद और उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर ज्ञात करते हैं, चलिए भी करते हैं। हाँ भी क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड क्या दिया हुआ है, कह रहे किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद जो है ना 17वां पद वो है यहाँ लिख देना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 17वां पद उसके कौन से पद से 10वें पद से, 10वां पद से कितना अधिक है, कितना अधिक है 7 अधिक है। तो 17वां पद होगा a + 16d और कौन सा पद है, कौन सा था 10वां था क्या, 10वां होता है a + 9d और प्लस में 7। तो a + 16d इधर लिया माइनस का है, माइनस का 9d और माइनस का कितना गया 7 आ गया बराबर 0। तो चलिए एक को a से काट दो और ये 16d है, 16d में से 9d घटा दो, 16d में से 9d गया तो कितना 7d और ये माइनस के साथ उधर ही रखो ना इसको इधर, मतलब ये माइनस 7 उधर प्लस का ही पड़ा है बराबर 7 पड़ा है। डी की वैल्यू क्या आएगी 7 बटा 7 कितनी आ जाएगी 1। बस सारवंतर निकालना था, डी का मान कितना गया 1 आ गया, यही सारवंतर होता है सारवंतर। अतः सारवंतर डी बराबर -1 सॉरी प्लस का 1 हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, हाँ जी कौन सा लास्ट सवाल बस। किन्हीं निम्न द्विवी का समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो, ये लास्ट वाला लाइन है के भी के का मान ज्ञात करना ठीक है, लेकिन दिए क्या है, दिए 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल हो तब करना है। चलिए 2 बराबर मूल कब होते हैं, आपको पता होगा कि जब ये सवाल है 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 क्या लिखा हुआ था 10वें का तीसरा था ना, 2x² प्लस क्या था kx प्लस में 3 बराबर 0 ये दिया था। और लिखा था मूल बराबर, 2 मूल बराबर, मूल बराबर। इससे पता क्या पता लग गया, इससे पता लग गया कि b² - 4ac है ना वो 0 के बराबर है। वो किसके बराबर है 0 के बराबर है, क्योंकि ये कभी तो 0 से बड़ा होता है कभी 0 से छोटा होता है। तो 0 के बराबर है। भाई इससे मान निकालो, जो x² के साथ है वो a है, a के मान कितना है 2, जो x के साथ है वो b है, b का मान कितना है k, और जो तीसरा है वो c है, c का मान कितना है +3 मान रख दो बस उत्तर निकल जाएगा। बड़ा ही ईजी सवाल दिया हुआ है। तो b का मान कितना है k² -4 a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 बराबर में 0 रख दो, k² आ गया -4 दूनी 8 8 3 24 आ गया बराबर कितना आ गया 0 आ गया। k² बराबर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, k बराबर √24 √24 वाले को प्लस माइनस लिखते हैं, उत्तर ये भी लिख दो। थोड़ा आगे चलना है तो आगे कर लो, प्लस माइनस √√ के कारण लिखते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24, जोड़े वाले बाहर निकाल दो, जोड़े वाले बाहर निकाल दो तो बाहर निकल जाएगा, लो भी 2 बाहर निकल गया √, ये तो बाहर निकल गया इस जोड़े में से, ये रह गया अंदर। तो के का मान कितना गया, थोड़ा फास्ट करवा दिया मैं, थोड़ा ध्यान रखना, 3 दूनी 6 ये आ गया आंसर। चलिए ये कंप्लीट हो गया अभी आपका पेपर। तो भी डियर स्टूडेंट अगर आप इस तरह से पेपर करके आओगे तो आओगे मेरिट में। ये था अभिकल्प क्लासेस का टेस्ट नंबर 14 नंबर, और आज दिनांक 5/11/2023 को आयोजित हुआ था, इस एड्रेस पर आयोजित हुआ था। ये हमारा फ़ोन नंबर है, अगर आपने भी ट्यूशन ज्वाइन करना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, ये लो जी। अभिकल्प इंस्टीट्यूट 9608265091, कक्षा 10 के लिए स्पेशल बैच, 12वीं के लिए स्पेशल बैच, मेरिट के लिए आप पढ़ रहे हैं। मॉर्निंग बैच 8 AM को, इवनिंग बैच 6 AM को।
चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।